हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ द सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये जो डिस्कशन रहेगा ये बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा और जैसे ही हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, हम एक सीरीज़ चलाएंगे, उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, विद इन आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स आपका सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा and I will be clarifying each and every line of your NCERT book and trust me that will be very interesting also. सो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर का हम सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे, ठीक है, आप जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप सबसे पहली चीज़ क्या सीखोगे? आप सीखोगे इस चैप्टर में हमको सॉल्यूशन, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे हमारे सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर आपका एक सॉल्यूट हो और एक आपका सॉल्वेंट हो, तो उसी को बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे और वो भी कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो देख लेते हैं। ये चैप्टर में हम बेसिकली जब सॉल्यूशन के पास पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन बाइनरी सॉल्यूशन तक ही हमको स्टिक रहना है, एंड देन हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग हम इसमें जो पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। देन हमारे पास इसमें कुछ एक हेनरी लॉ और राउल्स लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। देन विल अंडरस्टैंड हियर कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया था कि आपका आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस और रियल गैसेस होती है, वैसे ही आप पढ़ेंगे यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड मोस्ट थिंग आप पढ़ने वाले यहाँ पर कि क्यों आपका रियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ना। अगेन दिस चैप्टर इज बेसिकली वेरी सिमिलर विद द क्लास 11th गैसियस स्टेट। ठीक है, जो हमने गैसियस स्टेट पढ़ा था ना आपका, स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है। नाउ और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगेन दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सीबीएसई और एनी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ पढ़नी है दैट इज दी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ों को हमको डिटेल में पढ़ना है। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट और द इंट्रोडक्शन। ऑल्दो इंट्रोडक्शन में भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि हमको पता चले कि इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बोल क्या रहा है। दैट्स वाई वी नीड टू, एंड वेन एवर यू आर रीडिंग एनसीईआरटी तो आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, तभी आपकी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी। बहुत बच्चे स्किप कर जाते हैं, बट यू शुड फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी रीड करने की आदत डालनी ही चाहिए। सो येस, विल स्टार्ट नाउ। अब क्या लिखा हुआ है आपका, देखो, जैसे यस आपका क्या लिखा हुआ है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से पढ़ते हैं। हमारा लिखा है, इन नॉर्मल लाइफ वी रियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। हमारी नॉर्मल लाइफ में हम बहुत ही रेयरली प्योर सब्सटेंस से मिलते हैं। ऑब्वियसली जितने भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, इधर वो मिक्सचर होता है। हम जैसे पानी यूज़ करते हैं, जैसे उसको भी जैसे नॉर्मल हम पानी बोलते हैं, हम ये प्योर है, बट वो पानी कैसे आता है? वो फिल्टर होके आता है। हम उसमें बहुत सारे प्रोसेस टेक्निक्स यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर हैविंग मिल्क भी आपका प्रोसेस्ड ही है ना, कैसे बनता है। अब अगर आप डायरेक्ट गाय का मिल्क पी रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप मार्केट से ले रहे हो तो उसमें भी वो कभी कभी पाउडर्ड सब्सटेंस भी यूज़ करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देयर यूटिलिटी और द इम्पॉर्टेंस in life depends on their composition, for example the properties of brass. now यहाँ पर जो आपको चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर बोला हुआ है कि for example the properties of brass। अब देखो, बहुत लोगों को पता नहीं होगा brass is what alloy, और ये किसका alloy होता है? ये होता है आपके जिंक का। किसका alloy होता है आपका? अब अच्छे से दिख रहा होगा, यस। तो ये किसका है? बेसिकली अलॉय होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये होता है जो ब्रास के, आपको याद रख लेना है कि ये जो अलॉय होता है ये होता है आपका कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, इन द सेम वे आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर। अब ना यहाँ पर जर्मन सिल्वर बोला हुआ है, बट यहाँ पर कोई भी इस अलॉय में कोई भी सिल्वर का कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो अलॉय है इसका नाम रखा हुआ है जर्मन सिल्वर, और यू कैन से जर्मन निकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मिक्सचर होता है कॉपर का, जिंक का और निकल का मिक्सचर होता है। ठीक है,
तो आप एक चीज़ में देख लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रास था, ब्रास किसका मिक्सचर था, कॉपर एंड जिंक का। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है, आपका कॉपर जिंक एंड निकल का। ब्रॉन्ज किसका आपका मिक्सचर है, वो मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का। तो देखो ये सारे सब्सटेंस आपस में अलग अलग सब्सटेंस से मिलके, मतलब अलग अलग मेटल से मिलकर बने हुए हैं, राइट। कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज सेड कि हम जो प्योर सब्सटेंस का जो फॉर्म होता है वो रेयरली एक्सपीरियंस करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ में, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आपका यहाँ पर क्या लिख के रखा है कि अब हमारा आता है सॉल्यूशन चैप्टर का एक्चुअल इंपॉर्टेंस। ओके, सो यस, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका कि आप अगर जो हमारा फ्लोराइड आयन होता है, फ्लोराइड सबको पता है दैट इज दी फ्लोरीन, आपका हेलोजन सबसे पहला एलिमेंट, और फ्लोराइड उसको तब बोलते हैं जब वो अपने आयनिक फॉर्म में होता है। जब हम नॉर्मली फ्लोरीन की बात करते हैं दैट इज दी F2, राइट, तो वो आप उसको फ्लोरीन बोलोगे। बट जब वो अपने आयनिक फॉर्म में होता है, किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा है, वो अपने आयन की फॉर्म में है, मतलब फ्लोराइड से मतलब साफ पता चल रहा है कि फ्लोरीन के साथ कुछ और भी है, तभी तो उसके आयन बने। तो जब वो अपने आयन्स की फॉर्म में होता है देन इट इज कॉल्ड एज दी फ्लोराइड। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि जब हम 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब पीपीएम का मैंने आप लोग को मतलब बता रखा था। पीपीएम का मतलब होता है कि आपका कितना पार्ट प्रेजेंट है 1 मिलियन में, मतलब आपका कितना पार्ट प्रेजेंट है 10⁻6 में, राइट। यही तो होता है मिलियन का मतलब, राइट। तो कितना पार्ट प्रेजेंट है आपका 10⁻6 में। अब बोला है हमने 1 ppm लिया है, 1 ppm का मतलब आपका 1 पार्ट प्रेजेंट है इन टोटल 10⁻6 ppm सॉल्यूशन में, ठीक है। अब बोला है अगर हमारे पास कंसंट्रेशन हो 1 ppm किसका, फ्लोराइड आयन का वाटर में, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली आपका प्रिवेंट करता है टूथ डिके, मतलब आपके टूथ का डिके सड़ने से उसको बचाता है, ठीक है। अगर हम यही कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये आपके टूथ को मॉटलेट बना देगा। मॉटलेट मतलब क्या होता है, बेसिकली होता है आपके जो दांतों में किसी किसी के येलो येलो लेयर जम जाती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस, बिकॉज ऑफ एक्सेस फ्लोराइड की वजह से आपका दांतों में येलो येलो लेयर जमने लगती है। एंड जो आपके मतलब जॉ लाइन होती है उसके पास भी और जो आपके गम्स होते हैं उसके पास भी आपको येलोइशपन दिखने लगता है, ठीक है। इवन एक और भी चीज़ बोल रखी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो वो पॉइजनस भी हो जाता है। इवन जो हम रैट किल्स, मतलब जो चूहे मारने की दवा होती है उसमें बेसिकली फ्लोराइड ही प्रेजेंट होता है इन क्या आपके हायर कंसंट्रेशन में। तो ये सारी चीज़ें बता के रखी थी, ठीक है। अब एक और भी चीज़ है, जब हम लोगों को इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो हम जो पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस यूज़ करने वाले हैं उसको हम थोड़ा डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ मिलाकर हम, ठीक है। क्या करते हैं, वो करने से क्या होता है, ताकि हमारा जो प्लाज्मा है उसके साथ उसकी कंसंट्रेशन मैच करे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये सारी आपकी थोड़ी सी बेसिक जो सॉल्यूशन की और कंसंट्रेशन के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक ये थोड़ा सा क्या हो गया, आपका डिस्कशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पर बोला हुआ है इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर फॉर्मेशन। हम इस चैप्टर में आपका मेनली आपका लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड वो कैसे फॉर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर एंड दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ आपको बोला है ये सारी चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे, हम 2-3 चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वेपर प्रेशर, वेपर्स जब क्रिएट होती हैं तो जब मान लो आपने एक पतीला रखा है, उसमें पानी गर्म करने रख दिया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, अब वेपर्स क्रिएट हो रही हैं, कुछ टाइम के बाद उसका जब प्रेशर इतना बढ़ जाएगा तो वो पतीले के ऊपर का जो ढक्कन है वो अपने आप से गिर जाएगा, राइट। तो वही तो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इवन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। आपके सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे नहीं बट नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो हम इसको, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, उसको आपके आगे चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना जान लो कि ये बेसिकली आपके सॉल्यूट के पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं आपके उस पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट मतलब जो क्वांटिटी आपके ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब हम इसमें आपका जो बेसिक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक चीज़ के साथ कि आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका होता है एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस बेसिकली क्या होता है आपका, होमोजीनियस आपका वो सॉल्यूशन होता है जो जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला दो,
उनका कॉम्पोजिशन ना बदले। जैसे मैं बोलूँ आपको कि आपने चीनी का सॉल्यूशन बना दिया। अब मैंने बोला चीनी का सॉल्यूशन बना दिया, तो मतलब आपने क्या लिया होगा, चीनी ली होगी, इसको पानी में मिला दिया होगा, तभी तो सॉल्यूशन बना। ठीक है, आपने चीनी का सॉल्यूशन बना दिया, तो इसमें क्या हुआ, आपने चीनी ली कुछ क्वांटिटी में और आपने उसको पानी में मिला दिया, और वो चीनी पानी में ऐसे घुल गई कि अब आप बता नहीं सकते हो कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है। ठीक है, मतलब चीनी के आप पानी में ढूंढ पाओगे कि अब ये चीनी के पार्टिकल हैं, वो तो पूरे घुल गए उसमें। तो मतलब यहाँ पर पानी जो था ज़्यादा क्वांटिटी में था, उसके कॉम्पोजिशन को इसने चेंज नहीं कर पाया चीनी ने। ठीक है, वो अभी भी लिक्विड कॉम्पोजिशन में ही है। तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन यही होता है, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं ये, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, क्या होते हैं, टू और मोर कंपोनेंट क्या होते हैं। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। क्या बोला जा रहा है कि हम होमोजीनियस मिक्सचर से क्या बता रहे हैं कि इसके कॉम्पोजिशन और जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म मतलब अगर मान लो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट, ओब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ होती है, और आपने उसमें सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट पूरा का पूरा घुल गया उस सॉल्वेंट में, कि आप बता नहीं कर पा रहे हो कि हमारा सॉल्वेंट क्या था और सॉल्यूट क्या था। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट तो ओब्वियसली पता चलेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसमें सॉल्यूट ऐसे घुल गया कि वो दोनों एक ही कॉम्पोजिशन में आ गए। अब तो हमको लगेगा ना, चीनी उसमें घुल गई तो हमको लगेगा चीनी भी तो पानी की तरह मतलब मिल गई है पानी में ही, तो मतलब वो दोनों सेम कॉम्पोजिशन में। तो होमोजीनियस मिक्सचर वही होता है कि जिसके कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब मान लो उनकी लिक्विड कॉम्पोजिशन थी, तो हमने जब चीनी उसमें मिलाई पानी में, तो वो भी आपके लिक्विड में ही कन्वर्ट हो गई, मतलब घुल गई ना पूरी उसके अंदर अच्छे से। तो आपका कॉम्पोजिशन कोई चेंज नहीं हुआ, कोई सॉलिड वॉलिड तो नहीं बन गया, राइट। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में था उसके फॉर्म में चेंज हो गया बेसिकली। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा है, देखिए। यस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जनरली आपको क्या बोला है, जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ज़्यादातर क्या होता है, जो भी ज़्यादातर क्या हमेशा ऐसे ही होता है, जो भी क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, क्या होता है, सॉल्वेंट। अब देखो ज़्यादा क्वांटिटी में बोला हुआ है, इससे इसका मतलब क्या, जनरली, ये जो जनरली लिखा है इसका मतलब ये है कि हमको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपका कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। जो भी मोर इन क्वांटिटी होता है, ठीक है, मोर क्वांटिटी में होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और लेस क्वांटिटी वाला होता है हमारा सॉल्यूट। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है, तो हम करेक्ट वे टू चेक दिस इज व्हाट, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ, सॉरी, यस, हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो बेसिकली जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला आपका होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब जिसका भी ये डिवीजन, जो गिवन मास बाय मोलर मास की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वही होगा आपका सॉल्वेंट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये एकदम करेक्ट तरीका है, ये कभी भी फेल नहीं करेगा। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी आपको सॉल्वेंट और मतलब दो चीज़ें में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि आप देख के पता लगा लोगे कि हाँ भाई ये तो हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट होगा। बट कभी कभी वैल्यूज़ बहुत पास में दे रखी होती हैं। मान लो किसी का वैल्यू दे रखी है 55, बोला ये 55, मान लो 55 लीटर बोल रखा है, ग्राम बोल रखा है, और ये तुम्हारा 52। अब तुम बताओ किसमें क्या होगा। तब उसमें केसेस में आपको कंफ्यूजन अराइज हो जाएगी। तब आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। जिसकी भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी, वही क्या होगा आपका, वही होगा आपका सॉल्वेंट, और जिसकी कम होगी वो आपका सॉल्यूट जैसा बिहेव करेगा। और इस बेसिस पे ही जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के कॉम्पोजिशन में पूरा का पूरा घुल जाता है और मिल जाता है, ऐसा लगता है कि दोनों का कॉम्पोजिशन सेम हो गया है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस तो हम समझ गए, तो हेटेरो क्या होता होगा। ठीक है, अब हेटेरो भी तो देखना पड़ेगा ना, हेटेरो। ठीक है, हेटेरोजीनियस क्या होगा, हेटेरोजीनियस वो होगा जहां पर कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाए। जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें तेल मिला दिया, क्या वो दोनों आपस में पूरे के पूरे मिल जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। पानी लिया, उसमें सैंड मिला दी, ठीक है, बालू मिला दी, तो क्या वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक आपको इतना डिस्कशन आराम से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ
अब हमने यही सब पढ़ा। अब ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो टेबल है, नाउ दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत एकदम मतलब स्टार मार्क कर लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे बॉक्स में खुद ही लिखा हुआ है, ये है आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूट, ये आपके सॉल्वेंट और इनके कॉमन एग्जाम्पल्स। नाउ मैंने बोला ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज़ जान लो, आपकी जो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें जितने भी टेबल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जितने भी टेबल दे रखे हैं वो सबके सब आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतने मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं, हमारा है गैसियस सॉल्यूशन। अब जब मैंने बोला कि गैसियस सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर मेजर जो चीज़ है वो गैस है ना। यहाँ पर जो मेजर चीज़ होगी आपकी वो क्या होगी, आपकी वो होगी गैस, ठीक है। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी मोर में प्रेजेंट होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली आपका होगा गैस। तो मतलब यहाँ पर आपका सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, गैस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, हम यहाँ पर किस सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है कि जहां पर दो कंपोनेंट हो, एक हो तुम्हारा सॉल्यूट, दूसरा हो तुम्हारा क्या, ठीक है, दूसरा क्या हो तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ अब देखो गैसियस सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मेजर जो क्वांटिटी होगी वो जो सॉल्वेंट की वो गैस होगी, तो दैट्स वाई तभी तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अब इस गैस में ही तीन तरह की वैरायटी मिल जाएंगी हमको। मान लो सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट तुम्हारी गैस ही है, ठीक है, तीनों में गैस प्रेजेंट है। अब इसके तीन वेरिएबल हो क्या सकते हैं कि सॉल्यूट में मान लो गैस ही ले लो, ठीक है, या फिर तुम सॉल्यूट में लिक्विड ले लो, या फिर तुम ले लो सॉलिड ले लो, ठीक है, सॉलिड ले लो। अब देखो गैस इन गैस, ठीक है, सॉल्यूशन, या फिर लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड, थोड़ी सी लिक्विड गैस में प्रेजेंट है, या फिर सॉलिड इन गैस, इसका एग्जांपल अब हम देखेंगे। तो ये आप समझ में आ गया। आप यहाँ पर मेन चीज क्या है, आपकी गैस है, इस गैस में सारी चीजें आके मिलेंगी। इस गैस में आपकी एक गैस मिलेगी, इस गैस में आपकी लिक्विड मिलेगी, इस गैस में ही आपका ये सॉलिड मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जैसे एटमॉस्फेयर में भी तो हमारी कितनी सारी एयर्स मिक्स ही रहती हैं, तो वो भी तो एक एग्जाम्पल किसका हो गया, गैस एंड गैस सॉल्यूशन का, गैसेस सॉल्यूशन का। गैसेस सॉल्यूशन में भी किसका एग्जाम्पल हुआ, गैस इन गैस, मतलब गैस इन गैस सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, गैस इन गैस, ऐसे गैस इन गैस, ठीक है, गैस इन गैस ऐसा बोलते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है, कि गैस गैस में प्रेजेंट है, तो उसका एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, इतना हो गया। अब क्या है लिक्विड इन गैस, मतलब कोई लिक्विड प्रेजेंट है तुम्हारे गैस में। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब हम क्या करते हैं, हम एक जैसे लेते हैं रुमाल वगैरह, उसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म बहुत ही वोलाटाइल लिक्विड होता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी उड़ जाता है। उसको लेते हैं और उसको लेके हाथ में निकाल लेते हैं, मतलब रुमाल में निकाल के रख दिया। अब उसको बाहर एटमॉस्फेरिक गैस में रख दिया, मान लो उसमें ज़्यादा एटमॉस्फेरिक गैस में तुम्हारा ज़्यादा नाइट्रोजन की क्वांटिटी प्रेजेंट थी, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया कि बाहर एटमॉस्फेयर में तो तुम्हारी गैस ही प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिख दिया, आप कोई भी गैस लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बेसिकली क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म अपने रुमाल में लिया, ठीक है, अब उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रख दिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैस है, तो बेसिकली थोड़ा सा क्वांटिटी लिया क्लोरोफॉर्म का जो कि लिक्विड होता है पर वोलाटाइल लिक्विड होता है। अब वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज वोलाटाइल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वोलाटाइल, ठीक है, ये इतना याद रखना चाहिए आपको, वोलाटाइल होता है, ठीक है। अब ये इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दी सॉलिड टू गैस। अब देखो गैस में आपकी सॉलिड प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अब कैम्फर क्या होता है, कैम्फर होता है वो कपूर जो हम लोग पूजा में जलाते हैं ना, वो कपूर जो होता है उसको जला देते हैं, ठीक है, और जलता किसके प्रेजेंस में, आपके ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। मान लो आपने एक एटमॉस्फेरिक रूम ले रखा है, वहां पर आपका नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट्स वाई कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और या फिर आप बोलो कोई भी अलग गैस में भी रखा हुआ है, या फिर आपने कैम्फर ला के रख दिया है, तो कैम्फर एक सॉलिड है, ठीक है। अब उसको आप बर्न भी करोगे तो भी वो थोड़ा बहुत तो अलग अलग गैसेस, हाँ, या इट बर्न्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बट उसमें नाइट्रोजन गैस भी तो इन्वॉल्व होती है, प्योरली पूरा ऑक्सीजन तो नहीं होता है, तो दैट इज द एग्जाम्पल कैम्फर इन ऑक्सीजन, इन नाइट्रोजन गैस। तो ये तीन एग्जाम्पल थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारा बेसिक डिस्कशन किसके बारे में था, ये आपका गैसेस सॉल्यूशन के बारे में था।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द लिक्विड सोल्यूशन। अब अगेन नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। लिक्विड सोल्यूशन का मतलब होगा यहाँ पर जो मेजर और मैक्सिमम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा वो आपका लिक्विड होगा। तो देखो तीनों जगह पे आपका लिक्विड है। तो अगर आपको कोई पूछे गैसेस सोल्यूशन क्या होता है तो आप बोलोगे गैसेस सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन वेयर गैस इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगी। वैसे लिक्विड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन वेयर लिक्विड इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट। वैसे ही सॉलिड सोल्यूशन क्या होगा, वेयर सॉलिड इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो लिक्विड सोल्यूशन है, सबसे पहले हम देखते हैं गैस इन लिक्विड, मतलब कोई लिक्विड में गैस प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। अरे हमारे वाटर में भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली हुई है, तो वही ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया। अब लिक्विड इन लिक्विड, अब मान लो तुमने एक इथेनॉल लिया, अल्कोहल, जो लोग कुछ लोग शराब वराब भी पीते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, पानी में थोड़ी सी शराब डाल देते हैं, है ना, डाइल्यूट करते हैं ना, ज़्यादा पानी डालते हैं, नहीं तो गला वगैरह जल जाएगा। या फिर आप लैब में ही इमेजिन कर लो, चलो मैंने थोड़ा आपको दारू का एग्जाम्पल दे दिया, मतलब वाइन का एग्जाम्पल दे दिया, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, लोग इसे मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं। वैसे ही आप लैब में भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको इथेनॉल को डिजोल्व करना है, तो कैसे डिजोल्व करोगे, आप वाटर में इथेनॉल डालोगे, ना कि इथेनॉल में वाटर डालोगे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। अब दी थर्ड वन, सॉलिड में लिक्विड, ठीक है, मतलब लिक्विड आपका बेस है, उसमें थोड़ा सा सॉलिड पड़ा हुआ है, तो इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज बोल लो, सॉल्ट बोल लो, शुगर बोल लो, शुगर तो ग्लूकोज ही है, हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो डिजोल्व हो जाती है ना, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज दी सॉलिड सोल्यूशन। अब ये सॉलिड सोल्यूशंस क्या होते हैं, सॉलिड सोल्यूशंस होते हैं आपके बेसिकली जहां पर आपका जो सॉलिड होता है, ठीक है, वो बेसिकली आपका सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होगा। तो मतलब यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वो मेनली आपका सॉलिड है। तो यहाँ पर भी तीन टाइप हो सकते हैं, जहाँ पर आपका गैस प्रेजेंट है इन सॉलिड में, लिक्विड प्रेजेंट है इन सॉलिड में, एंड सॉलिड प्रेजेंट इन सॉलिड में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके कोई सॉलिड में गैस, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करने के लिए गैसेस को, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो कोई गैस आपने ली है, उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको उसको प्योरीफाई करना है, मतलब आपको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, पैलेडियम की सरफेस लोगे, उसके ऊपर से वो गैस का मिक्सचर, जैसे पैलेडियम का सरफेस लिया, उसके ऊपर से ये गैस का मिक्सचर, ये पैलेडियम का सरफेस मान लो ऐसे खुदकुरा सा है, ठीक है। अब गैस का मिक्सचर ऊपर से जा रहा है, तो जो हाइड्रोजन है वो इसके पैलेडियम के अंदर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पैलेडियम आपस में कंपाउंड से बना लेता है, ठीक है, और ट्रैप हो जाएगा, और जो जो आपको गैस चाहिए थी हाइड्रोजन से फ्री होके निकल जाएगी यहाँ से। तो दैट इज ऑल्सो वन वे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन वे। तो ये बेसिकली क्या है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब हाइड्रोजन का कोई सोल्यूशन है, पैलेडियम के ऊपर से आप पास कराओगे तो वो हाइड्रोजन को ले लेगा, और क्या हो जाएगा, बाकी सारे आपको जो कंपोनेंट है वो फ्री मिल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ये है एमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। अब एमलगम क्या होता है, बेसिकली एमलगम एक तरह का एलॉय होता है, ठीक है, वो मरकरी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एलॉय होता है। तो अब यहाँ पर हम जो एलॉय बना रहे हैं मरकरी, आपको सबको पता है मरकरी थोड़े लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना, मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी का एलॉय बनाते हैं, किस में, कैसे बनाते हैं, आप सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मरकरी डाल देते हैं, तो बेसिकली वो एक बन जाता है क्या, एमलगम ऑफ मरकरी। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये आपका एग्जाम्पल हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड का, ठीक है। तीसरा सॉलिड इन सॉलिड, इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, दैट इज कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ठीक है। ये सब करते हैं ना, ताकि सोना तो बहुत महंगा है, आप पूरा सोना का ही सामान पहनोगे तो वो तो बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत ईजिली ब्रेकेबल है, तो उसको थोड़ा कॉपर डाल के हार्ड बनाते हैं, तभी तो आप जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो पहन पाओगे। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ठीक है। सो ये सारे जो आपका था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, now moving to the next one that is expressing the concentration of solution. So इसको पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक चीज़ रिकैप्चुलेट कराना चाहती हूँ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमारे किसका टाइप था, ये आपका था मिक्सचर का टाइप, ठीक है, आपने बचपन के क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एक होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हमारे हेटेरोजीनियस, ठीक है।
हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो बेसिकली ये मिक्सचर के टाइप होते हैं। अब जो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब जहाँ पर आपका कॉम्पोजिशन सेम फेज में रहता है। मतलब मान लो आपने अगर सॉल्वेंट ले रखा है लिक्विड में, आपने सॉल्वेंट ले रखा है लिक्विड में, तो क्या होगा, आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो टोटल जो कॉम्पोजिशन बन जाएगा वो पूरा का पूरा आपका लिक्विड ही बन जाएगा, तभी तो हम बोलते हैं सेम फेज। वही तो एग्जाम्पल है, जैसे आपने कंटेनर में लिया पानी, उसमें डाल दिया 4-5 चम्मच चीनी, तो वो पूरा चीनी घुल जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो पूरा का पूरा लिक्विड सॉल्यूशन ही है। तो होमोजीनियस का मतलब यही है आपका। जैसे हमारे मिक्सचर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं वो कोई कुछ, दे आर नथिंग बट दे आर ओनली दी सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन की कैटेगरी है हमारी, वो किसके अंदर आती है, वो आती है आपके होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। तो अब कभी कंफ्यूज मत करना है आपको। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ बेसिकली कि अगर आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, सो बेसिकली सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये होगा कि सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जहाँ पर बेसिकली हम इसमें आपके बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। बट बाइनरी से अगर हम हट के भी बात करें, ठीक है, तो क्या हो, ये बेसिकली ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जहां पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करके एक दूसरे में ऐसे घुल जाता है कि ऐसा लगता है कि वो एक ही चीज़ है, और उनको नॉर्मल मेथड से सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिकली आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स विच लूजेस देयर आइडेंटिटी एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फर्दर। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा आपका सॉल्यूशन का। यही तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था आपका कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो यही होता है। तो सॉल्यूशन आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन मतलब जब सुनोगे तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना था बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो मैंने बता दिया था आपको बाइनरी का मतलब वही होता है जहाँ पर दो होते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंपोनेंट दो क्या होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट आपका ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्यूट आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और वो क्वांटिटी का भी पता हम नंबर ऑफ मोल्स से निकाल के लगाते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो होगा आपका सॉल्वेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो होगा आपका सॉल्यूट। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, हम ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस क्यों करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये कंसंट्रेशन है, हम सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन निकालते हैं, ये दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं। एक होता है आपका क्वालिटेटिव, मतलब आप इसकी क्वालिटी को देख के बता सको, ठीक है, ये होता है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब देखो क्वालिटेटिव मतलब आप सॉल्यूशन को देख के बता दो, अरे ये सॉल्यूशन तो बहुत गाढ़ा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत थिक है, ठीक है, तो आप उससे बता सकते हो ये बहुत थिक है। तो देखो मान लो जैसे आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें आपने थोड़ी सी बहुत सारी चीनी डाल दी, ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बहुत सारी चीनी डाल दी, तो आप जब उसको देखोगे तो वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा लगेगा, मतलब एक टाइम के बाद तो वो घूमेगा भी नहीं अच्छे से, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा दिखेगा, राइट, बहुत थिक दिखेगा। तो आप देख के बता सकते हो अच्छा ये बहुत थिक है। वहीं पर क्या किया मैंने, इतना ज़्यादा पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो आप बता पाओगे क्या इसमें चीनी भी डली हुई है, नहीं डली हुई है, अनटिल अनलेस आप उसको टेस्ट ना करो। हर एक सोल्यूशन को तो हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, राइट। तो इस तरह से जो ये क्वालिटेटिवली बताना चीज़ों को बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब आप हर टाइम तो आप क्वालिटेटिवली नहीं बता सकते। मान लो मैंने बोला कि मैंने इसमें 85 ग्राम चीनी डाल दी है, इस सॉल्यूशन में कितनी, 85 ग्राम हमने चीनी डाल दी। और इस सॉल्यूशन में मैंने एक और सॉल्यूशन ले लिया, 1 सेकेंड, यस, मान लो मैंने कंटेनर लिया, उसमें इसमें 85 ग्राम चीनी डाल दी, और पानी कितना था, पानी मान लो हमारा 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी था। दूसरा कंटेनर लिया मैंने, और दूसरे कंटेनर में मैंने क्या किया, ये सेम पानी क्वांटिटी सेम रखी 1 लीटर, और उसमें डाल दिया हमारा 82 ग्राम डाल दिया, ठीक है। अब देखो 82 ग्राम डाल दिया, यहाँ पे 85, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, दोनों 80 की लाइन में। क्या आप ज़्यादा देखकर बता पाओगे किसमें ज़्यादा चीनी पड़ी हुई है किसमें कम, नहीं बता पाओगे। दैट्स वाई ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, मतलब क्वालिटी को देख के सोल्यूशन की आप बताना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट दैट यूजफुल, इसलिए हमने स्विच किया क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए। अब हम पढ़ते हैं
यस, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। यस, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, तो आपका क्या लिखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये हमको पता है, हम जब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें सॉल्यूट कितने कॉम्पोजिशन मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो द लेटर कैन बी एक्सप्रेस ईदर, ये जो कॉन्सेंट्रेशन था पहले क्या होता था, ये कैसे एक्सप्रेस होता था, क्वालिटेटिवली भी एक्सप्रेस होता था, मतलब क्वालिटी देख के बताते थे, और क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस हो जाता था। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। हम ये बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट कैसे बताएंगे, डाइल्यूट का मतलब ये हो गया बेसिकली वहां पर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो काफी कम डाल के रखी है सॉल्वेंट की क्वांटिटी के कंपैरिजन में, राइट। आपका सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो रखा होगा और सॉल्यूट की क्वांटिटी आपकी कम हो रखी होगी, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं ना डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या, उसमें पानी ज्यादा प्रेजेंट बहुत ज्यादा डाल के रखा है और आपका HCl बहुत ही कम क्वांटिटी में डाल के रखा है, वही होता है ना डाइल्यूटेड सोल्यूशन। अब क्या है, और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जहां पर आपका सॉल्यूट भी एक हाई फाई अमाउंट में प्रेजेंट हो, राइट, एक ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। बट रियल लाइफ में हमको ऐसा करना, एक बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाएंगे अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो दैट्स वाई वी मूव टू व्हाट, क्वांटिटेटिव, हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ मूव कर गए, ठीक है। तो सबसे पहली जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली हम जब हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच के ऊपर गए तो हमें पता चला कि हम वेरियस तरीके हैं जहाँ पे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो अब सबसे जो पहला मेथड है, जो हम ये क्वांटिटेटिव मेथड है कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का, सो वो है आपका मास परसेंटेज। क्या है आपका, मास परसेंटेज। अब रिमेंबर, एक बात को याद रखो, जो भी हम ये कर रहे हैं कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है एक सोल्यूशन में, ठीक है। तो वही है कंसंट्रेशन। हम सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, उस कंसंट्रेशन निकालने का मतलब, अगर मैं प्रैक्टिकल मतलब बताऊं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें पता लगा रहे हैं कि उसमें कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेसिकली हम पता लगा रहे हैं। तो उस अप्रोच के लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज है दैट इज दी मास परसेंटेज। अब देखो, मैंने क्लास 11th में भी आप लोगों को ये पढ़ा रखा है मास परसेंटेज। ये क्या होता है आपका, मास परसेंटेज इज बेसिकली आपका क्या था, नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, हमने यही पढ़ रखा था। तो हमने वहां पर पूरा फोकस आपका सॉल्यूट पे कर रखा था। अब यहाँ पर क्या थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, ऑल दो आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी का भी कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आप सॉल्यूट का निकालो। तो यहाँ पर ये है, मान लो आपको मास परसेंटेज निकालना है कोई एक कॉम्पोनेंट का सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है ए एंड बी। आपको पता नहीं है कौन से ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या फिर पता भी है और आपको पता लगाना है कि एक्चुअली ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट तो बी है, पर वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है आप उसका पता लगा रहे हो, तो आप उसमें दोनों निकाल सकते हो। आप ए का भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, बेसिकली जो भी कंपोनेंट, मान लो ए और बी आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, अब आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, आपको मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मान लो आपको कंपोनेंट, यस अब मान लो इसमें आपका ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको मास परसेंटेज जो निकालना है कंपोनेंट का, आपको बी का निकालना है। तो क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब कौन सा कंपोनेंट, मास ऑफ बी, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है, आपको मास ऑफ द कंपोनेंट बी का लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन जैसे आपका एम ए प्लस एम बी दोनों, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका मास परसेंटेज निकल आएगा। तो आप समझ में आया आपको, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बना रखा है, वो फॉर्मूला में क्या लिख के रखा है आपका, कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट में प्रेजेंट है उसका मास लिख दो, डिवाइडेड बाई द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला बन के आया है। ये फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट 11 से याद ही होगा, बट ये भी याद रखो, इससे हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, जैसे हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, तो मतलब एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो इससे हम सॉल्यूट की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, हम सॉल्वेंट की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाई 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल के रखा है, एक सॉल्यूशन है जो कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास प्रेजेंट है, मतलब 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है। मान लो हमने मान लिया कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है आपका 100 ग्राम का है, और उसमें से 10 ग्राम, अगर 10% है और हम टोटल को 100 मान रहे हैं, तो क्या होगा, 10 ग्राम क्या है आपका, ग्लूकोज है। तो बचा कितना, बचा आपका 90 ग्राम। तो 90 ग्राम क्या होगा, 90 ग्राम आपका वाटर होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट आपका ग्लूकोज हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया। अब आप यहाँ से मास परसेंटेज ऑफ कोई भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल लोगे। अगर मैं बोलूँ आपको ग्लूकोज का मास परसेंटेज निकालना है, तो आपको मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई 100। वैसे अगर मैं बोलूँ मास ऑफ वाटर, तो आप मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कुछ भी निकाल सकते हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कंसंट्रेशन। क्या लिखा हुआ है आपका, यस आपका लिखा है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, बेसिकली अब जैसे हमने मास परसेंटेज पढ़ा था, वहां पर मास बाय मास था, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पर भी जैसे मान लो एक सोल्यूशन लिया है, उसमें 2 वॉल्यूम ले रखी है आपने, 2 सोल्यूशन मतलब 2 लिक्विड सोल्यूशन ले रखे हैं। एक आपने पानी लिया, उसमें आपने इथेनॉल डाल दिया, ठीक है, पानी और इथेनॉल दोनों ले लिया आपने। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप मान लो इसके अंदर मैंने इथेनॉल और पानी दोनों डाल के रखा है। अब मुझे पता लगाना है कितना पानी और कितना इथेनॉल है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, लेट अस सपोज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ जितना जैसे हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में इथेनॉल प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारा ये सोल्यूशन भी निकल के आ जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आएगा। इसी तरीके से हम वाटर का भी क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सारे इसी सब फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने 11th क्लास में थोड़ी सी भी चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये बहुत ईजी होगा समझने के लिए। और अगर नहीं भी अच्छे से पढ़ा है तो अभी भी समझ लोगे, तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके रखा है आपको, वही सेम चीज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का ही, कि 10% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, ठीक है, आपको क्या बोल के रखा है, 10% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। अब 10% इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, टोटल जो होगा वॉल्यूम 100 ml होगा, 100 ml मान लिया, उसमें से 10% मतलब 10 ml जो है आपका, वो क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल है आपका। तो बचा कितना, जो बचा 90 ml वो आपका वाटर हुआ, राइट। तो अब आप यहाँ से वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो। आप वॉल्यूम परसेंटेज वाटर का भी निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम परसेंटेज इथेनॉल का भी निकाल सकते हो। अगर इथेनॉल का निकालोगे तो क्या होगा, ऊपर 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। वैसे ही अगर आप वाटर का निकालोगे क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका ऐसा निकाल सकोगे, वही बोल के रखा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। देखते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सपोज्ड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, 1 मिनट, यस, हाँ, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। सो अब क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट। तो बेसिकली हम जो यूनिट यूज करते हैं फॉर लिक्विड के लिए, वो हम ml यूज करते हैं जब भी हम ऐसी बात करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल 35% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, हम इथिलीन ग्लाइकोल का सोल्यूशन यूज करते हैं एज एंटीफ्रीज। अब देखो 35% का मतलब क्या हो गया, 35% का मतलब ये हो गया, मान लो 100 ml क्या होगा आपका, 100 ml वाटर है, उसमें 35 मतलब जो 35 जो आपका क्या है, 35 टोटल जो सोल्यूशन होगा उसको हमने मान लिया 100 ml है, तो उसमें 35 ml क्या हो गया, 35 ml आपका इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। बचा हुआ आपका 65, वो कितना हुआ आपका, बचा हुआ 65% आपका वाटर हुआ। तो ये जो सोल्यूशन होता है, ये 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकोल का, एक तरह का किसके जैसा काम करता है, एंटीफ्रीज के जैसा काम करता है, ठीक है। एंटीफ्रीज का मतलब क्या, फ्रीजिंग होने से रोकना, राइट, एंटीफ्रीज का काम करता है। अब बेसिकली ये किस में यूज होता है, ये यूज होता है कार आपके कार वगैरह को कूलिंग करने के लिए, इंजन को कूलिंग करने के लिए, कभी हम डालते हैं ना वो एंटीफ्रीज वाटर टाइप
ताकि वो जो कार का जो इंजन है वो कूल हो जाए। तो बेसिकली ये जो एंटी फ्रीज है वो करता क्या है, वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का, मतलब जब वाटर आइस बनता है, ठीक है, मतलब सॉरी मेल्टिंग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट है जो वाटर का, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उस फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है। क्या कर देता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, वाटर का लो कर देता है। नॉर्मली जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आपका 0 डिग्री, ठीक है, उस 0 डिग्री को शिफ्ट करके -17.6 डिग्री शिफ्ट कर देता है, ताकि जब आप उसके अंदर डालो वो तुरंत जम ना जाए। तो वो इंजन को कूल करने में मदद करता है, क्योंकि पूरा आइस जम जाएगा तो भी तो हार्मफुल है, तो पूरा आइस ना जमे, हल्का सा वो कूल रहे, तो इसलिए हम उसमें एंटी फ्रीज ऐड करते हैं। सो दैट इज द रोल। और वो भी कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है हमको, 35%। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हमने ये आपको हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका अगर आप पॉइंट भी बदलोगे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि 1.5 ppm आपका टूथ को मॉटलेट कर देता है, और अगर 1 ppm आपको टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Okay, now moving to the next one, that is the mass by volume percentage. Now mass by volume percentage मतलब यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट होगा आप निकालोगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब निकालोगे, तो बेसिकली देखो मैं लिखती हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला ये होगा कि मास ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट का आपको मास निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला इसका बन के तैयार होगा, ठीक है। ये आपको अगर अभी समझ में नहीं आया है, मतलब ऑलरेडी इसमें लिख रखा है और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, पर इसका फॉर्मूला यही बनेगा। मास बाय वॉल्यूम का मतलब बेसिकली जो मास ऑफ द कंपोनेंट, ईदर दैट विल बी सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सो मास ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम जो लिखा है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वही लिखा हुआ है another unit which is commonly used in medicine। अब ये जो यूनिट है ये बेसिकली आपकी मेडिसिन, जो मेडिसिन बनते हैं ना, जो हम खाते हैं, जैसे अभी जो आपकी ये वैक्सीन वगैरह भी बन रही है, ये सारी, ये जो यूनिट है आपका मास बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली आप कुछ क्या करते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं, उसमें आप थोड़ा सा सोल्यूट डालते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन दवाइयाँ हैं उनको डालते हैं, उनका सोल्यूशन बना देते हैं। तो ये बेसिकली आपके मेडिसिनल फील्ड में यूज़ होती है, फार्मेसी में यूज़ होती है, ठीक है। कौन सा वाला, मास बाय वॉल्यूम। और कौन सा वाला एंटी फ्रीज में यूज होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्या लिख के रखा है आपका, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन को देखते हैं। मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है वैसे। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन मतलब आपके मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली द पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो जैसे ये जब हम कब निकालते हैं, जब हमारा जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, वो ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो हम निकालते हैं क्या आपका, हम निकालते हैं ये व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस क्वांटिटी इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स। जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम, मतलब एकदम बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तब हमको ये पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे वो आगे सब परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, जो मेन फॉर्मूला था उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 के साथ। बट अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितना पार्ट प्रेजेंट है पर मिलियन में। अब आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁶ होता है। जैसे आपका परसेंटेज जो होता है आपका, थोड़ा रब कर लेती हूँ, हाँ, जैसे आपका परसेंटेज होता है 100, वैसे ही आपका मिलियन जो होता है वो क्या होता है आपका 10⁶ होता है। तो इसका फॉर्मूला में क्या होगा आपका, इसके फॉर्मूला में आपका मल्टीप्लाई 10⁶ होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन, कितने पार्ट मिलियन में प्रेजेंट है, परसेंटेज की बात नहीं करें, मिलियन की बात करें, दैट्स वाई, ठीक है। अब इतना भी क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द फॉर्मूला, क्या लिखा हुआ है, when solute is present in traces quantity, मतलब कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, it is convenient to express the concentration in parts per million। जब ये बहुत ट्रेसेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तब हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में डिफाइन करें। सो पार्ट्स पर मिलियन आपका, जैसे आपको कोई कंपोनेंट का निकालना है, आपको पता नहीं है कितना सोल्यूट डला हुआ है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मान लो आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स
ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, आप किसी भी कंपोनेंट के नंबर को, उसके पार्ट को लिख सकते हो, आपको उसका पार्ट्स पर मिलियन पता चल जाएगा कि वो कितने पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, मान लो आपका जो ये सॉल्यूशन है उसमें ए और बी प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से ए का भी पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हो, बी का भी पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट का मतलब ए प्लस बी। वैसे ही आप बी का भी निकाल लोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर 6 से, ठीक है। वैसे ही आपका पार्ट्स पर बिलियन होता है, जहां पर हमको पता है कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। आपकी बुक में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, पर आपका जेई वगैरह में पूछा जाता है, तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर 10 टू द पावर 6 की जगह 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारी कब यूज़ होती हैं। हाँ, एक और चीज़ इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि जो पार्ट्स पर मिलियन है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये हमेशा मास बाई मास ही हो, ये आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स लिख रखा है ना हमने, तो मास ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 भी कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, या फिर मास बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, मतलब मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। जो चीज इसको पार्ट्स पर मिलियन बना रही है वो बेसिकली आपका यही है, ठीक है। जैसे वहां पर परसेंटेज पढ़ रहे थे, मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वैसे आपका पार्ट्स पर मिलियन भी अलग अलग चीजों में डिवाइड हो सकता है। ये मैंने आपको क्लास 11th में डिटेल में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये 12th में था ही, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ना। आपका इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1030 ग्राम कंटेन्स अबाउट 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन। मतलब आपका जो सी वाटर है उसको वे किया, वो इतने मतलब मास उसका इतना था, वे मतलब ग्राम में कर रखा है तो मास दे रखा है, ठीक है, और वो कंटेन कितना कर रहा था, इतना ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा था, ठीक है, इतने ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा था। अब क्या लिखा हुआ है, सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन 5.8 ग्राम पर 10 टू द पावर 6। अब ये जो बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन है, यहाँ पर देखो ये टोटल वे ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये टोटल मास हो गया, सॉरी जैसे यहाँ पर यस, यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो चीज़ है वो टोटल मास हो गया, ये आपका मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे कुछ इतना ही आंसर आएगा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5.8 ग्राम पर 10 टू द पावर 6 ग्राम, ये बोल सकते हैं क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट है। या फिर इसी चीज़ को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिख देते हैं 5.8 ppm, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी और भी जगह पे यूजफुल है, जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स का पता करते हैं, वाटर में कितने पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, उनका क्या कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर में भी कितने पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वो भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ppm। अब देखो पॉल्यूटेंट तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो दैट्स वाई छोटे पार्टिकल्स के लिए ही हम लेते हैं ppm। दिस इज बेसिकली नथिंग बट पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितना पार्ट प्रेजेंट है उसका पर मिलियन में, मिलियन तो बहुत काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। अब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, तो एक और बार इसको अच्छे से पढ़ा देती हूँ। मोल फ्रैक्शन बेसिकली आपका, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है आपका, उसमें आपके दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपके कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कितने मोल प्रेजेंट हैं ए के और कितना इस बी के प्रेजेंट है। तो आप कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले देखो, जब हम निकालते हैं क्वांटिटी कि कितना ए प्रेजेंट है और कितना बी प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में, जो आप निकाल रहे हो वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। मतलब आपके पास ये बीकर था, उसमें आपने ए डाल रखा है और बी, अब जो आप वैल्यू निकाल रहे हो कि कितना ए प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में, वही ए का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। कितना बी प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में, वही क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन। ये तो मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेसिकली अगर मैं ए की बात कर रही हूँ तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम सबसे पहले कि ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब हमको पता चलेगा कि ए के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, टोटल कितने
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वो जो वैल्यू आएगी वही क्या देगा आपको, मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं इससे, ये ऐसे कुछ एक्स जैसा सिंबल होता है। अब जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हो आप उसको एक ऐसे सब्सक्रिप्ट के जैसे लिख दोगे। मैंने मान लो मैं बात कर रही हूँ हमारे कंपोनेंट में, हमारे जो सोल्यूशन में ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो हम ए की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए। ठीक है, तो हमने ये ए की बात कर ली, तो ये मोल फ्रैक्शन डिनोट करने का सिंबल हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करेंगे, ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और सब्सक्रिप्ट ये राइट साइड में ऐसा लिख लेंगे ए। वैसे ही बी के नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करेंगे, सब्सक्रिप्ट मतलब एन लिखेंगे स्मॉल एन, और सब्सक्रिप्ट बी ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गए। अब जो मोल फ्रैक्शन का सिंबल ये आपका जीटा जैसा कुछ होता है, तो इसको लिखा आपने, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि आप ए की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब सॉल्यूशन में सिर्फ आपके ए और बी प्रेजेंट थे, अगर ए बी सी प्रेजेंट होते तो आप पूरा ए बी सी लिखते, बट आपके सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आपके सॉल्यूशन में ए और बी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो ये होगा आपका एन ए, मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मूला बन गया। इन द सेम वे आप क्या कर सकते हो, इन द सेम वे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये आपका टोटल मोल्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एन बी, और वो जो हमने पढ़ा था वो था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। अब क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज याद रखना, आपका जो सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर ए बी ही प्रेजेंट थे, तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, आपका इज इक्वल्स टू 1 होगा। अगर इसी सोल्यूशन में आपके मान लो 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते, ए बी सी प्रेजेंट होते, तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन होता तो वो होता है ए प्लस प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 1 होता आपका। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आपके कोई सॉल्यूशन है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, ए बी सी डी, ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या होता, मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू ए, फिर बी, फिर हम सी, ऐसे सो ऑन करते 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 जितना भी मान लो n तक। ठीक है, n नहीं लेते हैं क्योंकि n से हमने पहले से मोल फ्रैक्शन डिनोट किया है, मान लो i तक। ठीक है, और दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1, हमेशा वो इक्वल्स टू 1 होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल फ्रैक्शन हमेशा आपका 1 होगा। अब यही चीज़ आपके यहाँ पर एक्सप्लेन की है, जो मैंने अभी इतनी देर में आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, कि जो मोल फ्रैक्शन का सिंबल हमारे इससे डिनोट करते हैं एक्स जैसा, और सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं राइट हैंड साइड में। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पर एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है इन्होंने, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम और बी को हम इससे एन ए और एन बी से डिनोट करेंगे, मतलब एन सब्सक्रिप्ट ए और एन सब्सक्रिप्ट बी। ठीक है, मतलब ए के लिए ये वाला और बी के लिए आपका ये वाला। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला देखो यही है, इसको इन्होंने स्मॉल से डिनोट किया ऐसे, आप चाहो तो इसको बड़े से भी डिनोट कर सकते हो, दैट इज एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। बस साइड में आप जो भी एक्सप्लेन करोगे उसको लिख देना है कि आपका ये जो है वो डिनोट क्या करता है, वो बताता क्या है, यहाँ मोल फ्रैक्शन लिख देने का है जब भी आप एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका सोल्यूशन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर आपका सोल्यूशन क्या है, बहुत मतलब वही मैंने बताया, जो कंपोनेंट बहुत सारे हैं, मान लो ni तक है, तो बेसिकली क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये जब हमारा टोटल ये जो सबमिशन हो रहा है, मतलब n1 n2 n3, तो उसको बेसिकली ये सब ऐड हो रहे हैं, तो एक एक करके ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सबमिशन। इस सबमिशन का मतलब होता है बेसिकली नथिंग बट ऐड हो रहा है। कहाँ तक ऐड हो रहा है, ये ni का मतलब ये है बेसिकली, ये ni का मतलब बेसिकली ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल ith वैल्यू तक ऐड हो रहा है, मतलब 1 से लेके ith वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है वहां तक ऐड हो रहा है, उसका मतलब यही होता है। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका मोल फ्रैक्शन का बेसिक डिस्कशन था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, अब आपके इसमें आपके एग्जाम्पल हैं, दैट इज एग्जाम्पल 2.1।
अब मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ आपको ये सॉल्व करके एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो मैं आपके लिए इसके लिए वो टेबल टॉप मेथड से वीडियो बना के इसको अपलोड कर दूंगी। जो भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल 2.1 एंड देन 2.2 और भी आपका 2.3 और वॉट एवर द इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके इंक्लूडेड हैं, उन सब के सॉल्यूशंस को मैं आपके यही सीरीज़ में प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप वो वीडियोस आराम से वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आप बस थ्योरी सुन सकते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ यस, तो अब यह देखिए हमारा हमने क्या पढ़ लिया, आपका ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपका मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है, मैं आपको बता दूंगी। नाउ आपका क्या है, ये सेकेंड फोर्थ वन दैट इज दी मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, आइडिया होगा इसके बारे में मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होती है? सो बेसिकली मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आपके कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, डिजॉल्व हो रखे हैं, ठीक है, कितने में? 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिजॉल्व हो चुके हैं। अब दिस 1 लीटर, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिस 1 लीटर कभी कभी आपका इसको ऐसे भी लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिखा रहता है, तो ये कंफ्यूज मत करना। 1 लीटर 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब भी आपका दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। 1 लीटर लिख लो, 1 डेसीमीटर क्यूब लिख लो, बोथ आर द सेम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोलैरिटी में कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है 100 से ये वो, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, मोलैरिटी में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका होगा यहाँ पर? सोल्यूट, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर आपका सोल्यूशन ml में दे रखा है तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो ml में दे रखा है तो आप जब उसको सॉल्यूशन को पुट करोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करोगे, उस चीज़ को 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो जो ml था, ठीक है, जो आपका ये ml क्वांटिटी होगी वो आपकी लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी क्या होगी, जैसे मान लो आपका दे रखा होगा कुछ 5 या फिर ओके, मान लो आपका कुछ 5 दे रखा होगा, ठीक है, यस, हाँ यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे मान लो आपका कुछ 5 ml दे रखा था और इसको आपको पुट करना था, तो आप क्या करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करना है, जब भी ml दे रखा है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। तो इतना भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में यही दे रखा है 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और इसको हम 0.25 m मतलब कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.5 मोल्स। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पर है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसकी तो यूनिट लीटर होगी, तो यहाँ पर इसकी यूनिट जो निकल के आई वो क्या आई, मोल पर लीटर इनवर्स, ये आ गई इसकी यूनिट। इसी चीज़ को हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन ऐसे लिख के रखा है कि मान लो आपके पास सॉल्यूशन लिख के रखा है 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0 पॉइंट, ये लिखा है 0.25 मोल लीटर, आप समझ गए, मोल लीटर इनवर्स मतलब मोलैरिटी निकाल रखी है, या फिर 0.25 कैपिटल M लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो 0.25 है कि आपका 0.25 मोल किसके, NaOH के डिजॉल्व हैं कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यही तो लिख के रखा था आपका, इतनी वैल्यू निकल के आई, और आपका सॉल्यूशन किसका था, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.25 है यही आपकी क्वांटिटी किसकी है, आपकी NaOH की है, और ये जो NaOH है वो आपका कितने में डिजॉल्व है, आपका ये आपका 1 लीटर में डिजॉल्व है। तो इसका मतलब यही होता है, ये याद रखना है। मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको 3 मोल दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल्स ऑफ दी सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दी सोल्यूशन। अगर आपको बोल के रखा है 3 मोल ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, कुछ ऐसा दे रखा था, तो इसका मतलब ये हुआ 3 मोल्स, और यू कैन से 3 मोल ऑफ H2S आपका 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है। ये मैंने आपको पहले भी बढ़ाया था, अभी भी बता दिया है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब अगेन ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसको भी मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगी। नाउ
हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो इस पार्ट का, वो उसको देख लेते हैं, दैट इज द मोलैलिटी। नाउ अगेन मोलैलिटी इज ऑल्सो वेरी इजी। मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा क्लास 11 जैसा, कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, सॉरी मास ऑफ द सोल्यूशन इन केजी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हमेशा रहेगा, और मास सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए, केजी में। यहाँ पर भी अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, मान लो 5 ग्राम सोल्यूट दे रखा है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ग्राम सोल्यूट दे रखा है तो सोल्यूट तो ठीक है, पर अगर मान लो आपका सॉल्यूशन दे रखा है, आपको सॉल्वेंट दे रखा है, बोला 75 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो 75 ग्राम को अगर आपको चेंज करना है केजी में, तो आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में पहले से केजी लिख के रखा है। तो क्या करोगे, 75 डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको मोलैरिटी के केस में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपका सॉल्वेंट जो, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन, मैंने आपको गलती से शायद सोल्यूट बोल दिया होगा, तो पार्डन। अब देखो, ये अगर आपका सोल्यूशन बोल के रखा है आपका 250 ml दे रखा हो, ठीक है, सॉल्यूशन, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 250 ml दे रखा होगा सॉल्यूशन, उस केस में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 250 को हम क्या करेंगे, ml को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ें थी जो आपको मैंने अच्छे से बता दी। सो ये सारी चीज़ें हमको यूज़ होती हैं। अब जैसे यहाँ पर लिख के रखा है, फॉर एग्जांपल 1, ये आपने लिख दिया 1 मोल केजी इनवर्स और 1 स्मॉल m। अब एक और चीज़, इसका यूनिट देखो, इसका यूनिट क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट के लिए हमको क्या, हमको पता है मास सोल्यूट का क्या होता है, सॉरी मोल्स, मास नहीं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट का यूनिट क्या होता है, हमारा मोल होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो पता ही चल रहा है डायरेक्ट केजी में है, तो हमारा क्या यूनिट आ गया, हमारा यूनिट निकल के आ गया मोल केजी इनवर्स। अब इसी चीज़ को हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, और जब भी स्मॉल m लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी मोलैलिटी। तो जब भी कैपिटल M लिखा होगा तो समझ जाना वो मोलैरिटी की बात हो रही है, जब भी स्मॉल m लिखा होगा तो समझ जाना आपकी ये मोलैलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब सेम वे अगर आपको हाँ, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होगा, मान लो 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, ठीक है, NaCl लिखा है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना है, 3, कितने सॉल्यूशन में, 1 kg सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 kg सॉल्यूशन में, मतलब 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है 1 kg सॉल्यूशन में। तो आई थिंक इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ यहाँ पर जो आपकी लाइन लिखी हुई है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हर साल, तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कि जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ा है आपका, ठीक है, ईच मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट, ठीक है। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, वेयर एज मोलैरिटी as a function of temperature, this is because volume depends on temperature and mass doesn't depend on the temperature। अब हमने आपके इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने आपके कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा आपका, जैसे मैं ऐसे कॉलम बना के लिख देती हूँ, हमने पढ़ा आपका मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, हमने आपका पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, हमने आपका मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, हमने आपका मोलैरिटी पढ़ा, हमने आपका मोल फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, और हमने आपका क्या पढ़ा, हमने आपका मोलैलिटी भी पढ़ा, ठीक है ना, मोलैलिटी भी पढ़ा। ये तो आपका कैपिटल, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये तो आपका मोलैरिटी पता चल ही रहा है, ठीक है। ये इसको मैं 1 मिनट, यस, तो इसको 1 मिनट, यस, तो ये आपका हमने मोलैरिटी, ये हो गया हमारा मोलैरिटी। तो अब देखो, आप थोड़ा फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, हम एक बड़ी चीज़ समझते हैं। ये जो मास बाय मास था, यहाँ पर क्या था आपका, मास डिवाइडेड बाय मास, हम यहाँ पर मास की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट था, दोनों सेम चीज़ें थी, और मल्टीप्लाई 100, तो आपका यूनिट भी परसेंटेज में आ रहा था, ठीक है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन में जो हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई भी नंबर ऑफ मोल्स ही था, तो आपके यूनिट कैंसिल हो गए, तो आपका ये क्या हो गया, यूनिटलेस क्वान्टिटी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज तो आपको पता है यूनिटलेस ही होता है। अब क्या लिखा हुआ है, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी में क्या होता है आपका, मोलैलिटी में आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इन केजी, ठीक है, और ये आपका मास वाली चीज़ होगी, ठीक है।
अब ये जो मैंने इस साइड में लिखा है ये सारे आपके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पर क्या बेसिकली था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 कर रहे थे हम। वैसे ही मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 कर रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे। और मोलैरिटी, मोलैरिटी भी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब बात क्या है, बात ये है कि जो आपके यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक होती है आपकी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरी होती है आपकी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। अब जो आपका होता है टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है, जब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, कंप्रेस करती है, ठीक है। अब एक चीज़ जानने की है आपकी यहाँ पर कि जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम भी बढ़ती है, वॉल्यूम एक्सपैंड करती है। और टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, कंप्रेस करती है, ठीक है। वॉल्यूम जो होती है आपकी वो क्या करती है, वो कंप्रेस करती है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब जिसमें भी आपका वॉल्यूम वाले टर्म्स यूज हुए हैं वहाँ पर आपका टेम्परेचर आपका रोल प्ले करेगा, और जहाँ पर भी आपके वॉल्यूम वाले टर्म्स यूज़ नहीं हुए हैं वहाँ पर टेम्परेचर कोई रोल प्ले नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मैं मास परसेंटेज की बात करूँ, मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, आपकी मोलैलिटी की बात करूँ, इवन आपके पार्ट्स पर मिलियन की बात करूँ, ये सारे जो टर्म्स होंगे, जैसे मैं आपकी बात करूँ मास परसेंटेज, मतलब मास बाय मास परसेंटेज ना, वही वेट बाय वेट। और अगर मैं आपको मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, मैं आपके साथ पीपीएम की बात करूं, मैं आपके साथ मोलैलिटी की बात करूं, सॉरी यस, मैं आपके साथ मोलैलिटी की भी बात करूं, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं आपके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की या मोलैलिटी की, तो ये सारी चीज़ें, इवन आपकी नॉर्मैलिटी भी होती है, ठीक है, वो हम आप आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये आपकी मोलैलिटी की भी बात करूँ तो ये सारी चीज़ें किस पे आपके डिपेंड करती हैं, ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी क्योंकि यहाँ सब वॉल्यूम के टर्म्स हैं, और वॉल्यूम आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। क्योंकि जब टेम्परेचर क्या होता है आपका इंक्रीज करता है, वॉल्यूम आपकी एक्सपेंड करती है, बढ़ती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब दबती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज ही आपको इसके भी जो ये जो नेक्स्ट जो ये आपका एग्जाम्पल है 2.3, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी, एंड देन वी विल मूव टू द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू स्टूडेंट।